आज हम करेंगे यूपी यूजीसी नेट एनटीए जेआरएफ परीक्षा जून 2021 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम पाली का विश्लेषण सहित व्याख्या। इसके हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 50 से आगे करेंगे। नेक्स्ट है इक्यावन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक, ऑप्शन बी पंचलाइट, ऑप्शन सी तीसरी कसम, ऑप्शन डी रसप्रिय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक जो है कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में सम्मिलित नहीं है। आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में सम्मिलित है नहीं है, जबकि तीसरी कसम पंचलाइट रसप्रिया कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कुबेरनाथ फणीश्वरनाथ रेणु है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में एक कथा है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जो आदिम रात्रि की महक कहानी है वह 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक कथा यह भी है। इस संग्रह में कितनी कहानियां सम्मिलित हैं? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ऑप्शन ए बाहर की बोली, ऑप्शन बी गंवारी, ऑप्शन सी भाकाफन या ऑप्शन डी तत्सम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तत्सम प्रकार के शब्दों को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की थी। नंबर 1 बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की। ब्रजभाषा अवधी आदि बाकाफन संस्कृत शब्दों का रूप है। तोवर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समाओ। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? ऑप्शन ए राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। ऑप्शन बी नायक की बेवफाई के कारण उसे दूर रहने की सलाह देती है। ऑप्शन सी नायक की धृष्टता के कारण मार करने को कहती है। ऑप्शन डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? केशव दास। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ। थर्ड ऑप्शन है इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा। ऑप्शन डी इनकी कृति वीर सिंह देवचरित की है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है क्योंकि वे इंद्रजीत केशव जो कवि थे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। चौथा है इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। 1 और 4 सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। गया प्रसाद शुक्ल सेनेई, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3। श्रीधर पाठक का जन्म है 1858 या 59 भी माना जाता है। 59 या 60। अयोध्या जी का है 1865। गया प्रसाद शुक्ल सनेई का 1883। रामनरेश त्रिपाठी का 1889। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से? कन्यादान, सच्ची वीरता, बसंत की हवा या परीक्षा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
1 और 3। कन्यादान और सच्ची वीरता है अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। ये सभी निबंध सर्वशास्त्री पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे थे। किन्होंने? अध्यापक पूर्ण सिंह ने। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। परीक्षा जो निबंध है किस कवि का है? तो प्रताप नारायण मिश्र का। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ, सही है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। थर्ड, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने की चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना चाहो तो फारसी में पूछो। ये तो हो गया गलत, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, जो भी कुछ आपको मुझसे पूछना तो हिंदी में पूछो। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सी 2 और 3। खुसरो का जन्म निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। ये कथन सही है। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक कबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। नेक्स्ट है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़िया, तमस, झरोखे या बसंती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमस। तमस जो उपन्यास है किसका है? ये भीष्म साहनी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। प्रकाशन 1973 और लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी द्वारा अन्य उपन्यास है झरोखे, कड़िया, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा और नीलोफर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम। मानस का हंस 1972, झूठा सच 1958 या 60। पहला भाग 58 में और दूसरा भाग था 60 में। राग दरबारी 1968, राग दरबारी का 1968। जिंदगी नामा, तो इनका सही कूट बनेगा आंसर ए। झूठा सच यशपाल का 1958 से 1960 ईस्वी में। राग दरबारी श्रीलाल शुल्क 1968। मानस का हंस 1972 में अमृतलाल नागर की रचना है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है 1979 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ऑप्शन है तेन, हीगल, विको या वोल्टेयर। तो राइट आंसर होगा हीगल के अनुसार। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया के प्रकृति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर है। अरे यावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी या ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी। अरे यावर रात रहेगी कहानी का प्रकाशन 1953 ईस्वी में यात्रा वृत्त के लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्त एक बूंद सहसा उछली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? राइट आंसर होगा धनिया। यह धनिया का कथन है। नेक्स्ट है
गोदान जीवन की माँ गाथा कहा जाता है। यह इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों में होरी, धनिया, झुनिया, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, करमभूमि और कायाकल्प, निर्मला, गबन और गोदान। क्वेश्चन नंबर 63। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। 2 प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, सही है। इसके छंदों में तुकांता नहीं है। 4 है इसमें 27 सर्ग है, ये गलत है। और इसमें क्या है, तुकांता नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। 2 और 4 क्या है, ये तथ्य सही बताने हैं। 27 सर्ग, प्रिय प्रवास में 27 सर्ग नहीं है। 2 और 3 ऑप्शन डी। 17 सर्ग है इसमें, तो ये तो गलत ही है। 2 और 3। प्रिय प्रवास के महाकाव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध ने कहा है कि तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत व्रत बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत व्रतों के कारण, अधिकतर मेरी रुचि के कारण इसकी भाषा संस्कृत गरंभित है। कथन है 64। पुररवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। कवि और प्रेमी एक नहीं है। प्रेमी तब तक सुंदरता पर मुग्ध होता है जब तक कवि देह तक माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। तीसरा है, कुसुम और कामनी दोनों सूक्ष्म होते हैं परंतु अधिक सुंदर नहीं होते। प्रेम केवल आत्मीय नहीं है, यह अमृत शिखा भी है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। पूर्वा के कहे गए संवाद है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं है, यह अमृत शिखर का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ था। किसका, उर्वशी का। इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है, 9, 5, 7 या 13? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियां संग्रहित है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे का प्रकाशन 1960 ईस्वी में। कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बैस में 1973, काला पानी 1983 आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। लाहौर, लाहौर का संबंध कौन से उपन्यास से है? तो ए का 2 झूठे सच से, शिवपालगंज राग दरबारी से, कन्याकुंज बानभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। ए का 2, बी का 1 आंसर ऑप्शन ए से में सही है। निर्गुण में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलूकदास, बाबालाल दास, ईश्वरदास या सुंदरदास? तो राइट आंसर होगा ईश्वरदास। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के नहीं बल्कि सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, जबकि मलूकदास, बाबानंद दास तथा सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। काव्यादर्श दंडी की रचना है और यह 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में है।
औचित्य विचार चर्चा, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, अभिनव भारती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2। यहाँ पे काव्यादर्श रचना किसकी है? दंडी की। समय है 6वीं से 7वीं शताब्दी। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन का है 8वीं सदी। अभिनव भारती है अभिनव गुप्त की 10वीं सदी। औचित्य विचार चर्चा है क्षेमेंद्र का 11वीं शताब्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो विशेष रूप से रस से संबंधित है? दस रूपक, काव्यादर्श, सात्य दर्पण, काव्य अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 3। दस रूपक और साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। रस से संबंधित कौन सी है? दस रूपक और साहित्य दर्पण। दस रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय हैं और साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। शब्दार्थ योर यावत से भावे विद्या साहित्य विद्या का विकास कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 20 राजशेखर। शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक की पंक्तियां हैं। रसान्वितम कवि कुर्वन् कृतिम प्रीतिचम विदंती भोजराज की पंक्तियां। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की पंक्तियां। बच्चन के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? नंबर 1, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कवि के रूप विधान को जटिल और प्रभावशील बना दिया है। दूसरा, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया। थर्ड है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप को विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूप का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन को कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां हैं वीणा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, ग्राम्य 1940। 72 सुमेलित करना है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दलित जीवन धरती धन्य अपना, इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र। राजनीति बोध से संबंधित तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस अमृतलाल नागर का। आत्मकथात्मक शैली है शेखर एक जीवनी आगे की। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमिस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नथु मेहता, हयात बख्श आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940, द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ था। 73 अभिमन्यु अनंत का संबंध है मॉरिशस से। ए का 2, जोगिंदर सिंह कंवल का फिजी से। बी का 1, सी में 4, सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम, सहोदरा शिव ट्रिनिटाड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। अस्मिता के लिए, आलोक पर, बलकम खुद या मन पवन की नौका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बलगम खुद निबंध संग्रह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक है नामवर सिंह। आलोक पर्व है 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अस्मिता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र। मन पवन की नौका 1982 कुबेरनाथ राय। हजारी प्रसाद के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, कुटज।
विद्या निवास के प्रमुख निबंध है चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया आदि। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी, आखेटक, गदमादन, विषाद योग आदि। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह है इतिहास और आलोचक, वाद और विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता आदि। क्वेश्चन नंबर 75। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है कि ये कहानी जीवन के बड़े मार्मिक रूप में थी। इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्ग स्वरूप देखने को रहा है। तीसरा है दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारीपन है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं कि पात्रों के बोझ की अपेक्षा नहीं। इनमें से कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 4। 75 क्वेश्चन नंबर। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। नंबर 1, ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में प्रसिद्ध थी। दूसरा है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप प्रसिद्ध रहा। तीसरा है दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी तत्व है। चौथा है इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं कि पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 4, चौथा और दूसरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि यह इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से एक का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है या निर्लजता के साथ पुकार या करार नहीं रहा है। शुक्ल जी का अन्य कथन है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों के बोलने की अपेक्षा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था प्रकाशन वर्ष उसका 1915 में हुआ, यानी कि चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता अर्थगर्भित वक्ता गुलेरी जी में मिलती है और किसी अन्य लेखक में नहीं मिलती। मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताइए। फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2, 4, 3, 1। कहानी संग्रह यहाँ पे है नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि ये मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है? कहानी संग्रह। ये कहानी संग्रह और यहाँ पे ये नाटक है। यात्रा साहित्य से संबंधित साहुल सांकृत्याय की पुस्तकें हैं मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी 3 और 4। तीसरा मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। ये किसके यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्याय की। राहुल सांकृत्याय की यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या था, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि भी प्रमुख है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्याय की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी या राजेंद्र यादव। नई कहानी में थे कौन कौन? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 4, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, जबकि दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक। नई कहानी 1956 ईस्वी में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। ट्रिक थी याद करने की कमोरा।
कैसे? कमलेश्वर, मैं से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। कहानी 1960 में गंगा प्रसाद की। चेतन कहानी 1964। यह है कहानी। गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक है। चेतन कहानी के हैं सचेतन कहानी के 1964 में महीप सिंह। सहज कहानी है 1968 में अमृत राय। समांतर कहानी है 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से? राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन बताने हैं। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजनाएं प्रथम है। फोर्थ है इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1 और 3। महाकवि निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्य दुर्लभ है। दूसरा पॉइंट है इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना प्रथम है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर शाब्दिक प्रभाव किसका था? बंगला में रचित कीर्तिवास रामायण का। यानी कि ये बंगला में रचित जो रामायण थी उसका अत्यधिक प्रभाव था किस पर? राम की शक्ति पूजा पर। इस कविता का मुख्य विषय था राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इम्पोर्टेंट है, जिसमें राम एक देव्य चरित्र के रूप में नहीं बल्कि राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल या पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ। के ब्रहीन कु मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पैर का दाक्षना मोह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो राइट आंसर होगा विरह की अतिशयता। सूची फर्स्ट और सेकंड। एक तरफ राजभाषा आयोग है, दूसरी तरफ ये किस सन में प्रकाशित हुए? राष्ट्रभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। ये सन है। कूट इनमें बनेगा ऑप्शन ए। राजभाषा आयोग की स्थापना हुई 1955 में, 7 जून 1955। पहली जो राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 7 जून 1955 में। दूसरे राजभाषा आयोग की स्थापना हुई 1960 में। राष्ट्रपति का आदेश है 1960। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा नियम 1976। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये यहाँ इनका दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 क्लोज 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 82 तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पीऊबी छाजनी कही गाड़ी, तीन तीनुअर भा झूरी खरी, भई बरखा दुख आगारी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती के विरह दिशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासिकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है जिसका साहित्य सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। यह चंद्रबली रामचंद्र, माता प्रसाद गुप्त या श्याम मनोहर पांडे। तो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राग दरबारी में। राग दरबारी रचित के लेखक कौन है? श्री लाल सुख।
का उपन्यास है राग दरबारी और इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। यह एक व्यंग प्रधान उपन्यास है। इसमें जो पात्र है वैद, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रघुनाथ आदि इस उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, इम्पोर्टेंट कथन है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, जिसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती पवित्रा को केंद्र बनाकर रखा गया है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। क्वेश्चन नंबर 84, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है? निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणीय विलक्षणीय की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव था। कूट बनेगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4। निराला जी में क्या थी? बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा थी और निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षणता लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिक हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आता है? दीपक, रोमांच, उल्लेख या वैदर्भी? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 और 3, दीपक और उल्लेख। दीपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक कहा जाए, वहीं दीपक अलंकार होता है। संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, न सही बेगी नीति असुनी। ये दीपक अलंकार का उदाहरण है। उल्लेख अलंकार है जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उसे उल्लेख क्या अलंकार कहते हैं। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखे भूप महारण धीरा, मनोवीर रस धरे शरीरा। रोमांच सात्विक अनुभव के 8 प्रकारों में से एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 वेद तय किए थे, वैदर्भी, गोडी तथा पांचाली। वामन ने कौन सी 3 पढ़ के? वैदर्भी, दूसरी थी गोडी और तीसरी ही पांचाली। वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित लास्य पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। नीचे दिए गए कथन है, एक में कथन ए और आर का है। अभिकथन ए, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्यों है ये भी देख लेते हैं। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त कथनों में से अभिकथन एक गलत है लेकिन आर सत्य है क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित हिंदी की भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम बताइए। हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम बताना है। सोरसैनी, नंबर 2 नागर अपभ्रंश, नंबर 3 पश्चिमी हिंदी, नंबर 4 वर्तमान हिंदी। तो किस क्रम में आएंगे? सबसे पहले आएगी सोरसैनी, फिर नागर सैनी, फिर पश्चिमी, फिर वर्तमान। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 सही है। किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। क्रम है सोरसैनी, दूसरे नंबर नागर अपभ्रंश, तीसरे में पश्चिमी और चौथे में वर्तमान। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का निगुण है प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली, सोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी,
नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और वर्तमान हिंदी। यह है शुरू से इसका क्रम। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से संबंध नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाठ संरचना से नहीं है। तीसरी कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, ओराही, हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4, यानी फारबिसगंज और सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी के स्थानों का जिक्र है। तीसरी कसम ऑफ मारे गए गुलफाम के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तुम्हारा पाथेरदार भी पढ़ लिया है। पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आकर्षण करती है। आवारा मसीहा में यह किसने कहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तुम्हारा पाथेर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।